हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम टेबल स्टडी। तो फाइनली बच्चे देखो, हम लोग आ गए हैं यूनिट नंबर 2 और हम इसमें बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो कि हमारी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। कई बच्चे बोल रहे थे सर करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो रेडी हो जाओ। ठीक है, अब आपको लगने वाली है करंट, है ना। ओके, तो देखो, इस वीडियो में हम केवल बेसिक सी बातों के बारे में बात करेंगे। जो हमारी जो बेसिक सी जो चीज़ें हैं, बेसिक जो हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक का जो फंडा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। जो भी हम इस इंट्रोडक्शन हम जो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर का, हम उसके रिलेटेड हम मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। वो आपके एनसीईआरटी से होगा, वो आपका अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज चैप्टर नंबर आपका ये जो 3 है। पेन और कॉपी निकाल लीजिए, है ना, और मेरे साथ आप समझते चलिए और चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए। ठीक है ना। अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, बट ट्राई करना, आप करो। नहीं कर रहे हो डोंट वरी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ से पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, ओके बच्चे। देखो, तो सबसे पहले हमारा ये जो आज का जो लेक्चर है वो हम बात करेंगे बेसिक से इंट्रोडक्शन के बारे में, है ना। इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर ये एग्जैक्टली है क्या चीज़। ठीक है, देखो, हमने अभी तक हम जो भी बातें कर रहे थे चार्ज से रिलेटेड, है ना, वो हम क्या करते हैं कि भाई हमारी जो चार्ज है वो हमारी स्टेशनरी स्टेट में होती थी। देखो, हमने कहा कि हम जो चार्ज को दो तरीके से डील कर सकते हैं। ठीक है, वी डील चार्ज इन 2 वेज। ठीक है, हम चार्ज को 2 तरीके से डील करेंगे। कैसा? पहला हमारा जो था, हमने आपको ये हम सारी चीज़ें फर्स्ट वाले चैप्टर में, सेकेंड वाले चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं। क्या हमने कहा था कि चार्ज एट रेस्ट, बहुत सारे फिनोमेना हमने इसके बेसिस पर देखे थे। चार्ज एट रेस्ट, जब हमारा चार्ज जब रेस्ट में था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट देखा, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक है ना। दूसरा हमने कहा कि नहीं, अब हमें चार्ज को मूव कराना है। ठीक है ना, तो हमने कहा चार्ज इन मोशन। अब यहाँ से आपका जो पार्ट होगा, आप क्या पढ़ोगे, अब आप ये पढ़ोगे कि आपकी जो चार्ज है वो मोशन कर रही है। ठीक है, अभी हम आपको एग्जैक्ट मतलब चलेगा कि चार्ज के मोशन करने का मतलब क्या होता है। क्या चार्ज जस्ट लाइक एक व्हीकल है, जस्ट लाइक एक आपकी गाड़ी की तरह, एक कार की तरह है क्या, कि यहाँ से उठी और यूं फुर 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 ऐसे आ गई ना। ठीक है, समझते हैं ना। ठीक है, ध्यान से समझते रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्किप करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट जाएगा छूट। ठीक है, देखो, तो हमने कहा चार्ज इन मोशन, हमें ये बातें पढ़नी है। अब हमने आपको फिर ये भी बताया था कि हम जो चार्ज इन मोशन पढ़ते हैं वो 2 तरीके से पढ़ते हैं। कैसे? जब हमारी चार्ज कैसी कर रही हो, जब चार्ज का जो फ्लो हो रहा हो, चार्ज फ्लो इन स्टडी मैनर। स्टडी मतलब एक समान, एक जैसा। ठीक है ना, स्टडी मैनर, चार्ज फ्लो इन स्टडी मैनर। जैसे कि स्टडी मैनर में देखो, जैसे आप जो टॉर्च यूज करते हो, ठीक है, तो उसमें जो चार्ज की जो फ्लो होती है वो एक स्टडी मैनर में होती है ना। इक्वल अमाउंट में हर टाइम, हर सेकेंड, ऐसे कह लो कि हर सेकेंड इक्वल अमाउंट में चार्ज फ्लो करता है, इक्वल अमाउंट में चार्ज चलता है। ठीक है, जैसे कि आपकी हो गई ये टॉर्च हो गया, टॉर्च में जो आपकी जो बैटरी जो सेल लगी हुई होती है। ठीक है, या फिर आपकी जो वॉच हो गए, है ना, जो भी आपका क्लॉक हो गया, जो उस क्लॉक में जो भी बैटरी लगी हुई होती है, मतलब बैटरी के थ्रू हमारी जो भी चार्ज फ्लो हो रही है, वो क्या हो रहा है कि वो एक स्टडी मैनर में चल रहा है। मतलब कि कंटिन्यूअसली इक्वल अमाउंट में चार्ज फ्लो हो रहा है। जैसे मान लो एक सेकेंड में, सपोज दैट एक सेकेंड मान लो अगर 5 कूलम अगर फ्लो हो रहा है, तो दूसरे सेकेंड में भी 5 कूलम, तीसरे सेकेंड में भी 5 कूलम, चौथे सेकेंड में भी 5 कूलम, ऐसे फ्लो होगा। दैट इज हम उसको कहते हैं इन स्टडी मैनर। दूसरा हमने कहा कि नहीं, शायद हो सकता है कि हमारी चार्ज क्या कर जाए, एक्सेलरेट कर जाए। तो हमने कहा व्हेन चार्ज क्या एक्सेलरेट, चार्ज क्या कर जाए, एक्सेलरेट कर जाए। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है, हमें ये जो इस चैप्टर में पढ़ना है, हमें पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है बच्चे, ध्यान समझना, हमें इसके बारे में ही पढ़ना है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, अभी हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, आपको ये पूरी की पूरी चीज़ें पढ़नी है इस बुक में, लेकिन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले में। फिर हमने कहा कि अगर हम इन दोनों को मिला दे, मतलब चार्ज जब एक्सेलरेट करने लगे तो हमारी एक मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है, मैग्नेटिक और ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दोनों को मिला करके हमने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहा था। फर्स्ट वाला लेक्चर, फर्स्ट वाला वीडियो, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर याद है। ठीक है ना। चलो, ये सारी बातें हमने देख ली थी। तो अब हमें आपको समझ में आ गया कि आपको क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है चार्ज फ्लो इन स्टडी मैनर, यानी कि आपका जो चार्ज फ्लो होगा वो एक स्टडी मैनर में फ्लो होगा। ऐसा नहीं कि चार्ज की अचानक से अमाउंट बढ़ा दो, चार्ज की अचानक से अमाउंट घटा दो, डिक्रीज कर दो, हमें ऐसा नहीं करना है। मे बी कंडीशन ऐसा कुछ देखेंगे, शायद ऐसा लगेगा, ऐसा होगा, बट वो बात की बात है। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होगा वो यही होगा। ठीक है ना। तो फाइनली अब देखो, मैंने आपसे सिंपल सा बात कहा है क्या कि अगर हमारा चार्ज अगर
स्टैटिक स्टेट में है, दैट इज अभी वो कहीं रुका हुआ है, एक जगह बैठा हुआ है ना, तो हम कहते हैं कि हमारे वहाँ से मतलब चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, चार्ज फ्लो नहीं चल रहा है, दैट इज वहाँ पे अभी कोई भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन जैसे हमारी चार्ज क्या करने लगे, फ्लो करने लगे एक पॉइंट से किसी कंडक्टर के एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक, देन हम कहेंगे कि वही हमारी इलेक्ट्रिक करंट है ना। तो चार्ज जब फ्लो होने लगी है ना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो दिस फ्लो ऑफ चार्ज इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। देखो करंट का मतलब ही क्या होता है, करंट वर्ड देखो कहाँ से लिया गया, जैसे ओशन देखते हो, ओशन में करंट ऐसे ऐसे आती है, ऐसे ऐसे आती है, ठीक है ना। तो वैसे ही हमारी जो चार्ज होती है वैसे ही वो क्या होती है, फ्लो होती है। अच्छा, फ्लो होने का एक और भी मतलब है, वे आप कहोगे ओ माय गॉड सर हमें ये तो पता ही नहीं था, हम तो कुछ और सोचते थे। ओके, इतनी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो फाइनली हमें अब यहाँ से मिला क्या, हेडिंग लगा लो आप, इलेक्ट्रिक करंट। ये सारी हेडिंग में आप लिख लेना, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट समझने के लिए। ये तो इंट्रोडक्शन है भाई, चैप्टर का इंट्रोडक्शन, मतलब सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो हमने कहा सर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। क्या होता है ये इलेक्ट्रिक करंट, देखो सिंपल सी डेफिनेशन कि व्हेन अ चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर, ठीक है, जब किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो करने लगे, कहाँ, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, देन दिस फ्लो ऑफ चार्ज, कितना सिंपल सा डेफिनेशन है नहीं, दिस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बहुत आसान है, बहुत आसान, सिंपल। चार्ज के फ्लो होने को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट है भाई, तो आप जानते हो, आप क्लास 10th में पढ़े हो। बेसिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, कह लो, कुछ लोग क्या स्मॉल आई से करेंगे, कुछ लोग कैपिटल आई से करेंगे, वॉट आपकी मर्जी, जो भी, ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा ये तो सर हमारा हो गया, चार्ज हमारी फ्लो होने लगी, लेकिन सर हम इस करंट को मेजर कैसे करें, क्या इस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का भी कोई तरीका है। ये तो आपने केवल चार्ज की इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बताई ना, हाँ भैया चार्ज फ्लो होने लगा, लेकिन सर हमें मेजर करना है कि एक्चुअल में कितना हमारे पास करंट आ रहा है, तो सर हम उसको कैसे मेजर करेंगे। तो हमने कहा देखो, अब यहाँ से एक क्वेश्चन राइज होता है सर कि हाउ इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड, कैसे मेजर किया जाए भाई, कैसे, क्या कोई तरीका है, मीटर पैमाना लगा दिया जाए, नाप लिया जाए, ठीक है, कैसे मेजर किया जाए। तो इनिशियली क्या हुआ, ये बताया गया कि जब चार्ज जब फ्लो करती है ना, तो उस चार्ज के फ्लो करने की जो भी रेट है, रेट का मतलब कि अपॉन में टाइम, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम में जितनी भी हमारी चार्ज फ्लो कर जा रही है, उसी को हम कहते हैं क्या, दैट इज वही हमारी क्या होगी, वही हमारी मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगी, है ना। तो हमने कहा बेसिकली हाउ इलेक्ट्रिक करंट मेजर, तो बेसिकली बाई, कैसे हम करेंगे, बाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज का जो भी फ्लो होगा, जिस रेट से फ्लो होगा, उसी उसी के अमाउंट को, पर्टिकुलर वो हमें कोई अमाउंट मिलेगी, तो उसी अमाउंट को हम कहेंगे भाई मेरे पास इतनी इलेक्ट्रिक करंट है, इतनी इलेक्ट्रिक करंट है, इतनी इलेक्ट्रिक करंट। तो एग्जैक्ट इसका देखो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, आपने कहा कि द चार्ज, ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे लिख लो, द चार्ज फ्लो पर सेकेंड, ठीक है, थ्रू any cross section, through any cross section of conductor, cross section मतलब पर्टिकुलर किसी एरिया से, ठीक है, ऑफ कंडक्टर, is the measure of electric current, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। हमने इस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर लिया, हाँ भैया मेरे पास इतना। अब कैसे, देखो, तो हमने कहा मान लो कि अगर मेरे पास क्यू चार्ज है, कितनी चार्ज है, मेरी बात ध्यान समझो, मैंने कहा कि लेट क्यू चार्ज, भाई मेरे पास क्या है, क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज इज फ्लो, कहीं फ्लो कर रहा होगा, कहाँ फ्लो कर रहा होगा, आसमान में, नहीं नहीं, कंडक्टर में फ्लो कर रहा है भाई, है ना। क्यू चार्ज इज फ्लो इन टी सेकेंड, ठीक है, आपने कहा कि सर टी सेकेंड में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, देन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक, बहुत तेज का झटका लगता है सर, बहुत तेज का लगता है, खाए हो कभी इलेक्ट्रिक करंट,
हम तो बहुत बार खाए हैं, इवन हीटर वाला भी इलेक्ट्रिक करंट खाएं। मज़ा आ जाता है दोबारा में ना, मतलब फिर हीटर को देखने की हिम्मत भी नहीं पड़ती है कि दोबारा मुड़ करके देखें भाई क्या हाल चाल है हीटर की। समझ रहे हो? वो होता है ऐसा क्या, जैसे अचानक से आपने दूध चढ़ा दे, बचपन की बात बता रहे हैं भाई, इतना नॉलेज नहीं था, ठीक है, तो दूध को चढ़ा दिया हीटर पे, अब दूध लगा फेंकने, हम कहें कि चलो उसको ऐसे होता है ना, जो साफ़ी कपड़ा जो होता है पकड़ करके हम सोचे ऐसे उतार दें, बहुत ज़्यादा पतला कपड़ा था, अब पकड़े जो झन्नाटेदार भैया करंट मारा, दोबारा 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 भी मारा। ऐसा नहीं है कि हीटर के पास जाना छोड़ दिए, दोबारा ही मारा, ठीक है। चलो, तो हमने कहा सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट हमने कहा कि हमने ये कहा कि अगर चार्ज अगर हमारा फ्लो कर रहा है पर्टिकुलर उस हीटर में जिससे हमको जो करंट लगा था, है ना, पर्टिकुलर टी सेकंड में, तो हमने कहा कि अब मेरे अंदर कितना चार्ज आया, एक सेकंड में मेरे अंदर कितना चार्ज आया ना, बात समझना कि टाइम जितना ही कम रहेगा और चार्ज की अमाउंट जितनी ही ज़्यादा रहेगी उतना ही भयंकर वाला आपको करंट लगेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आपने कहा सर इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा क्या कि मान लो अगर हम ये कहें कि मान लो हम बहुत ही स्मॉल सा, अगर हम मान लो चार्ज अगर फ्लो करा रहे हैं ऐसे डेल क्यू, ठीक है, और मान लो उस चार्ज को फ्लो होने में टी से वो मान लो डेल टी का समय लेता है, टी से डेल टी तक में वो इतने चार्ज को क्या करा देता है, फ्लो करा देता है, ठीक है, टी से डेल टी बहुत 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 ही स्मॉल सी टाइम है। तो हम ये भी कह सकते हैं आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ये भी बात याद रखना, ठीक है ना। कुछ नहीं, आई इज इक्वल टू मतलब ये आपका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव अभी आप पढ़ोगे मैथ्स में, हम आपको पढ़ाएंगे ये चैप्टर डेरिवेटिव, ये आपका डेरिवेटिव है ना, डिफरेंशिएशन भी करना हम इस वाले इस टॉपिक से रिलेटेड हम डिफरेंशिएशन करना, एक क्वेश्चन ऐसा भी देखेंगे जिसमें डिफरेंशिएशन करना आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर है? तो सिंपल आपका यही इलेक्ट्रिक करंट दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, है ना, इतनी बात क्लियर है भाई? बताओ, ठीक है, कमेंट करके आप बताओ। ओके, तो ये हमारा हो गया आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी टी या क्यू अपॉन टी। अब सर बात करी जाए इसकी यूनिट की, सर इसकी यूनिट क्या होगी? ओके, बात कर लिया इसकी यूनिट की, है ना। सर इसकी यूनिट क्या होगी? पता है आप लोग क्लास 10 में पढ़े हो, क्या आपको पता है? देखो जैसे बेसिकली आप आई इज इक्वल टू कहते हो ना क्यू अपॉन टी, क्यू की यूनिट कौन नहीं जानता? कूलम्ब, अपॉन टाइम की यूनिट कौन नहीं जानता? सेकेंड में हम लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा सर आई इज इक्वल टू क्या? कूलम्ब पर सेकेंड, और इसी को हम कहते हैं एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। ओके, एम्पियर को हम ए से बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। अब आपको यही पता है कि आपकी जो एम्पियर है ये आपकी एक फंडामेंटल यूनिट है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी कह लो, फंडामेंटल 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट कह लो, जो भी कह लो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे कि भैया मेरे पास 1 एम्पियर, एग्जैक्टली 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है। देखो, तो अगर हम ये कहें कि इफ़ Q इज इक्वल टू, अगर हम ले लें Q इज इक्वल टू, अगर हम 1 कूलाम ले लें, ठीक है, Q इज इक्वल टू 1 कूलाम ले लें, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड ले लें, देन आपको जो I मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो भी आपको 1 एम्पियर का मिलेगा, है ना, 1 एम्पियर का आपको क्या मिलेगा? आई मिलेगा। सो फाइनली हम ये कहेंगे कि अगर हम किसी कंडक्टर में 1 कूलाम्ब चार्ज को फ्लो करा रहे हैं, मेरी बात समझना, अगर हम किसी कंडक्टर में 1 कूलाम्ब चार्ज को फ्लो करा रहे हैं 1 सेकेंड में, देन जो करंट की अमाउंट होगी उस करंट की अमाउंट को हम कहते हैं 1 एम्पियर। क्लियर है? इतनी बात लिख लिया जाए इसे, है ना। डेफिनेशन पूछता है व्हाट इज 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। इतनी बातें पहले आप नोट डाउन कर लो। कर लिया? ओके, ठीक बच्चे, सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लिख लो। पता नहीं पीडीएफ कब अपलोड होगा, बट होगा। बट आपको अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है, देखो ये करते चलो ना, आप वीडियो देखते चलो, बोर्ड पर जो आपको दिख रहा है उसको आप नोट डाउन करते चलो, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा कि सर इफ 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज क्रॉसेज एन एरिया इन 1 सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड में अगर किसी एरिया को अगर वो क्रॉस कर रही है, देन करंट थ्रू दैट एरिया इज 1 एम्पियर, है ना। तो हमें उस केस में हमें जो भी करंट मिलेगा उसी करंट को हम कहेंगे 1 एम्पियर। अब एग्जैक्टली हम अब देखो इसको थोड़ा सा फील करते हैं। फील करने का मतलब क्या है, क्या एग्जैक्टली हम समझते हैं कि सर ये 1 कूलाम्ब का मतलब क्या क्या सारी ये चीज़ें। आपको इलेक्ट्रॉन पता है, आपने ये पढ़ा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें सर ऐसा समथिंग कुछ होता है कि पर्टिकुलर किसी मैटर में एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर फिर एटम्स होते हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समथिंग ऐसा कुछ होता है। तो हम अब ये देखते हैं कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो हम ये देखते हैं क्या कि व्हाट, या हेडिंग मत लगाना, मतलब ऐसा समझने के लिए क्या वर्ड कर लो कि व्हाट एग्जैक्टली मीन्स 1 एम्पियर। अब इस 1 एम्पियर का मतलब क्या है?
अगर आपको 1 एम्पियर की अगर करंट अगर लग रही है, ठीक है, अगर आपको 1 एम्पियर की अगर करंट लग रही तो क्या मतलब है इसका, कैसे हमें इतना सारा, हमें जो 1 एम्पियर की, देखो बेसिकली 1 एम्पियर की करंट बहुत ज़्यादा है, ये बेसिकली डिपेंड करती है आपके नंबर ऑफ सेकेंड्स पर, है ना, बहुत ज़्यादा, इवन बहुत ज़्यादा, ये इवन 1 एम्पियर अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप आपकी बॉडी में अगर मिलती जाएगी तो इवन आपकी डेथ भी हो जाएगी, है ना, जो आपका हार्ट जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो फिलहाल हम देखना ये चाहते हैं सर कि हमें ये जो 1 एम्पियर की हमें जो करंट लग रही है, ठीक है, वो आखिर कैसे लग रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, बात समझ रहे हो आप मेरी, हम क्या आपको बताना चाहते हैं कि आखिर कैसे, हम कैसे फील क्यों कर पा रहे हैं, हम ये जो शॉक जो फील कर पा रहे हैं, हमारी जो हाथें जो कांपने लगती हैं करंट लगने के बाद, ठीक है, तो कैसा फील होता है, मतलब वो जो आप सोच रहे होगे, मतलब आप जब कभी भी आपको अगर करंट लगा होगा तो ऐसा जो हमें लगता है ना, ऐसा लगता है कि कोई मेरे अंदर जो है ना ऐसे बहुत सारे ऐसे चार्जेस भर रहा है, ऐसा लगता है ना, पूरी की पूरी बॉडी क्या करने लगती है, हिलने लगती है, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई ज़बरदस्ती जो है वो चार्जेस को अंदर की तरफ भर रहा है, कोई ऐसी चीज़ मेरे अंदर की तरफ आ रही है। देखो एग्जैक्टली समझते हैं, तो हमने कहा सर क्या है ये 1 एम्पियर का मतलब, तो देखो हमने कहा सर मेरे पास Q इक्वल टू कितना था, 1 कूलाम था, ठीक है, 1 कूलाम, और हम कहते हैं कि भाई करंट क्या है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अब इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
ठीक है। सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q अपॉन ई। q की वैल्यू कितनी होती है, q की वैल्यू देखो आपको कितनी रखनी है 1 अपॉन ई की वैल्यू कितनी रखनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ठीक है ना। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन हैं, इतने इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब पता है क्या है कि ये जो 1 एम्पियर है ना, 1 एम्पियर इज इक्वल टू जो है आपका वो है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। मतलब समझ रहे हो, एक सेकेंड में अगर आपको 1 एम्पियर की अगर आपको करंट लग रही है, इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में आपकी बॉडी में इतने सारे इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए। ये मतलब होता है कि आपको जो शॉकिंग लगती है ना, यूं ऐसे हिलने लगते हो, हाँ, ये काम होता है। इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर पर सेकेंड एंटर कर रहे हैं। अब आप देख लो भाई, आपने आपका हाथ 1 सेकेंड के लिए चिपका रहा, 2 सेकेंड के लिए चिपका रहा, 3 सेकेंड के लिए रहा, कितने सेकेंड के लिए रहा, ठीक है। वैसे ज़्यादा सेकेंड के लिए मत चिपका रहना, वरना चलो आ जाओ, वापस आ जाओ, भी पढ़ना है भाई, भी 12th पास करना है, अच्छे अच्छे नंबरों से 12th पास करनी है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये होता है एग्जैक्टली 1 एम्पियर का मतलब कि आपकी बॉडी में इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एंटर कर रहे हैं। समझ रहे हो। अच्छा, अब यहाँ से अब बेसिक सा देखो, अब बच्चों जो है ना, आपको कुछ कंफ्यूजन होगा। जैसे कुछ बच्चे कमेंट में कह रहे थे कि सर चार्ज, हाँ सही बात है, चार्ज को देखो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। होता क्या है कि इनिशियली हमारी जो चार्ज होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, किसी भी कंडक्टर में इनएक्टिव फॉर्म में होती है, ठीक है ना। अब जैसे ही हम उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जा करके रखते हैं, या फिर मान लो हम उसमें बैटरी हम एक उसमें लगाते हैं, वो अलग हम आगे पढ़ेंगे, सब बैटरी के बारे में हम सब आगे पढ़ेंगे, इसी में पढ़ने वाले, बट आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम बैटरी लगाते हैं तो हमारी जो चार्ज है वो एक्टिव हो जाती है, और चार्ज क्या करने लगती है, फ्लो करने लगती है। तो अब इस चार्ज के फ्लो होने का मतलब क्या है, मतलब मान लो भैया हमने कहा कि सर मेरे पास इतना बड़ा एक कंडक्टर था, लोहे का वायर था, जो भी था, नाइक्रोम वायर, जो भी वायर था। तो सर चार्ज के फ्लो होने का मतलब क्या, क्या हमारी चार्ज कोई गाड़ी है, यहाँ पर ऐसे कोई ये गाड़ी रखी हुई है जो क्या कर रही है, ऐसे ये मूव कर रही है, यूं इस तरीके से, यूं इस तरीके से ऐसे मूव कर रही है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। जो चार्ज का मतलब जो आपके जो एटम्स है ना, एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, मतलब जो आपके एटम्स हैं, जो यहाँ पर वो अभी भी स्टिल यहीं पर है। मेरी बात समझ रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अभी भी यहीं पर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जैसे देखो एक बात यहाँ से समझते हैं, मेरी बात समझ रहा है ना। देखो चार्ज के फ्लो होने का मतलब ऐसा नहीं है कि चार्ज हमारी कोई गाड़ी और यहाँ से लेकर यहाँ तक वो ऐसे चल रही है। आ रही मेरी बात समझ में। जैसे मान लो आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी जो आती है, तो ऐसा नहीं है कि चार्ज एक जगह से चली और यहाँ तक आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी में, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम एक बात समझो, ऐसे लिख लो ना, ये अपनी कॉपी में कहीं भी लिख लेना कि इट डज नॉट, अरे सर, इट डज नॉट मीन, है ना, इसका मतलब ये नहीं, इट डज नॉट मीन दैट इन अ वायर, मान लो हमने कहा इन अ वायर, मेरे पास कोई एक वायर है, इन अ वायर कैरिंग, बात ध्यान समझना, कैरिंग अ करंट, कैरिंग अ करंट ऑफ
1 एम्पियर। मान लो हमने कहा कि सर मेरे पास 1 एम्पियर की उस वायर में करंट फ्लो हो रही थी, तो इसका क्या मतलब है, 1 एम्पियर की वायर मेरी करंट में वायर में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। दैट इज, तो इसका क्या मतलब है कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं क्या एक जगह से दूसरी जगह, क्या उनके पास पहिए लगे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं पर सेकेंड? नहीं, ऐसा नहीं है, इट डज नॉट मीन, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, इट डज नॉट मीन दैट इन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर दैट इज दिस, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन, 1 एम्पियर का मतलब क्या है कि इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो फ्लो कर रहे हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं कहाँ, फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर टू अनदर। तो सर क्या होगा, आप तो सर यही बताए थे, फ्लो कर रहे हैं। भाई फ्लो करने का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट, है ना, उसके अंदर ऐसे पहिए नहीं लगे कि वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे फुर्र करते हुए यहाँ तक आगे, नहीं। क्या मतलब इसका, इट मीन्स दैट इन 1 सेकेंड, है ना, इसका मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में आपने क्या किया, आपने 6.25 इंटू 10⁻18, सॉरी यहाँ पे 18 कर लो, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इंटर एट वन एंड, आपने एक एंड पर क्या किया, इतने इलेक्ट्रॉन्स को इंटर कराया, है ना, एंड एन इक्वल नंबर, एन इतने ही इलेक्ट्रॉन, एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लीव्स एट अदर एंड। समझ रहे हो, है ना। ये भाई देखो, मान लो हमने यहाँ पे कहा मेरे पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन थे, किसी एक वायर था, बिल्कुल तो एकदम अल्ट्रा जूम करके दिखा रहे हैं। देखो ये एक छोटी सी वायर दिख रही है आपको, दिख रही है, दिख गई, ये आपको वायर दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, हम इसको जूम करके दिखा रहे हैं। देखो एकदम ऐसे जूम कर दिया, इसको अल्ट्रा जूम कर दिया। यहाँ पे हमने एक वायर ड्रॉ किया और इसको हमने अल्ट्रा जूम कर दिया। तो देखो कुछ ऐसे, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर डाले। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, एक दूसरे को टक्कर मारेगा, भागो आगे, ठीक है। तो देखो है वो वहीं पर, बस वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे से स्ट्राइक करके एक दूसरे की चार्ज को क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ भगा रहे हैं, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, इस तरीके से, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव होने का मतलब ऐसा नहीं कि ये आपने इलेक्ट्रॉन इतना डाला तो यही इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये मान लो जो इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ मूव कर रहा, नहीं, ये अगले वाले इलेक्ट्रॉन को दूसरे वाले, तीसरा, चौथे, पांचवे, ऐसे समझ लो, इस तरीके से मूवमेंट होता है। आधी बात समझ में, ये बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब ये बातें तो हमने पढ़ ली सर, ये बेसिक एकदम बातें हैं ना। आपको ये देखना वीडियो मस्ट है। अगर आपका कोई मित्र जो है वो वीडियो को छोड़ करके अगर आगे भाग गया है तो आप बोलो भैया मित्र जो है वो आप जा करके पहले सर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को आप देखो, ठीक है। नहीं देखोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ में फिर चीज़ें नहीं आएंगी। ओके चलो, अपने आप सीनियर वालों का रिजल्ट देख लियो ना, कैसा गया, अच्छा ही गया, बहुत अच्छा गया, ठीक है। हम भी जिन बच्चों को पढ़ाते थे उनका भी रिजल्ट अच्छा आया है, बहुत अच्छा आया है। चलो देखो स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग भी अब अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है सर कि हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो हमारी है सर वो क्या है, हमारी एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है सर बताओ, क्वांटिटी पढ़े होगे, क्या है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है। देखो आप ये जानते हो कि इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन के चलने के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक करंट क्या करती है, मूव करती है, ठीक है, जिसको हम मॉडर्न इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, वो कन्वेंशनल अलग चीज़ था, पढ़ेंगे उसके बारे में। तो हमने कहा कि सर हमें इलेक्ट्रिक जो हमारी जो करंट जो होती है इसके पास डायरेक्शन भी होती है, और मैग्नीट्यूड भी होती है। अब ये क्या होता है सर, इतना भी नहीं पता। मैग्नीट्यूड, देखो डायरेक्शन होती है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड का मतलब पर्टिकुलर कोई नंबर 4 5 6 7। मैग्नीट्यूड अगर आपसे जब भी बोला जाए तो मैग्नीट्यूड का नंबर पर्टिकुलर कोई अमाउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी, ठीक है। तो डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है, तब तो सर ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी
वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों क्यों भैया? हम तो सर बचपन से ही पढ़ते आए थे कि जो भी हमारी ऐसी मतलब ऐसी एक क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी हो, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते थे। बट हम ऐसा नहीं कह रहे हैं सर, आप तो ये गलत बता रहे हो, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न भी समझ लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी ओके, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों है? देखो, पहली बात कि हमारी ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, ये हमारे वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। इसका रीज़न क्या होगा कि इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ, ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, मतलब लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये इसको फॉलो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमने कहा सर मेरे पास एक वायर थी, मस्त ऐसे वायर, इसमें एक करंट फ्लो हो रही थी, कितने एम्पियर की? मान लो 3 एम्पियर की इसमें एक करंट फ्लो हो रही थी। एक दूसरी वायर थी जो जाकर के इसमें मिल गई, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रही थी कितनी? 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी। और हमने यहाँ से सर हमने एक तीसरी वायर ऐड कर दी, तो अब इसमें क्या होगा? अब इसमें 7 एम्पियर की जो है वो करंट फ्लो हो जाएगी। और मान लो अगर आपसे ये कहते हैं कि ये वायर और जो ये वायर है, अगर ये आपस में अगर ये 90 डिग्री है, तो भाई आप इसमें डायरेक्शन है ना, तो आप इसमें वेक्टर वाला फंडा अप्लाई करोगे। कैसे होगा सर? ये वेक्टर कैसे निकालते थे? हाँ, कैसे निकालेंगे? चलो बताओ, देखें कितना पता है आप लोगों को। कैसे निकालोगे? चलो, अगर हम इसका बोलें कि अगर आप इसका वेक्टर निकालोगे तो इसकी जो वेक्टर जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी? मैग्नीट्यूड जो आएगा वो कितना आएगा? कितने बच्चे निकाल पा रहे हो? सर भूल गए, सब भूल गए ना। 11th क्लास में सर जितना पढ़े थे सब भूल गए, कुछ नहीं आता सर 11th क्लास का, मत पूछिए। देखो भाई, ये 90 डिग्री है, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। क्या बोलते थे कि ये 90 डिग्री है, तो हम क्या लेंगे? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? √9 + 16 कितना हो जाएगा? √25, दैट इज 5। तो आना चाहिए, अगर कायदे से देखो, अगर आप वेक्टर रूल अप्लाई करो तो आना चाहिए 5। कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। लेकिन 3 एम्पियर की करंट, 4 एम्पियर की करंट, एक दूसरा वायर लगाते तो अब इस वायर में कितने एम्पियर की करंट होगी? फ्लो होगी? 7 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। तो क्या ये वेक्टर रूल को फॉलो कर रहा है? नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं सर हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे बात समझ में? ठीक है ना? क्लियर है? ओके सर, ये सर भूल गए थे, ये आपने सर मेरे को याद दिला दिया है। याद रखो, काम आएगा अभी, है ना? ओके सर, अब आगे बात समझते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से इसकी डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आपको पता है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसके बेसिकली कन्वेंशनल का मतलब है कि पुराने समय के जो लोग थे वो ये मानते थे कि जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम कहते थे कन्वेंशनल करंट, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो। ये पुराने लोग मानते थे, हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के मित्र, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हमारे आपके दादा को थोड़ी ना पता होगा, दादा के परदादा को देखो, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो हमारा होता था वही हमारी क्या होती थी? डायरेक्शन ऑफ करंट होती थी बाय कन्वेंशनल, है ना। ये इसको हम कहते थे कन्वेंशनल करंट, मतलब पुरानी प्रथा, कन्वेंशनल करंट। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी हो गई तो पता चला कि नहीं 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 भैया, हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। फिर हमने कहा कि नहीं, अब क्या होगा? द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, अभी दादा की बात भी सही है, मतलब ये जो इन्होंने ये जो कह करके चले गए ना, ये भी सही कह रहे हैं। हमने कहा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप कह रहे हो सर कैसे, लेकिन ये माना गया कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है जस्ट अपोजिट टू कन्वेंशनल करंट। डायरेक्शन ऑफ ये जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है जस्ट अपोजिट टू कन्वेंशनल करंट। मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन कैसे, देखो आपने कहा कि सर मेरे पास ये कोई एक कंडक्टर था, ठीक है, और मैं यहाँ पर मेरे पास हमने क्या किया, हमने इसको किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी करंट फ्लो कराने के लिए, याद रखना हमेशा हम बैटरी, हम अगले ये टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। एक हमें बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ से मान लो हमारा बैटरी से ये एक करंट फ्लो हुआ, है ना। फ्लो तो ऐसे हुआ, लेकिन क्या होता है कि चार्ज, मान लो आपके यहाँ पर इस कंडक्टर के पास कोई एक चार्ज था, ठीक है, ई, है ना, और ये जो चार्ज है वो इस तरफ मूव कर रहा है,
है ना, लेकिन करंट देखो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो हम भी यही कहते हैं कि जो हमारी जो करंट है वो हमारी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट होती है। ये हमारी करंट शो कर रही है, बात समझ ना, ये हमारी क्या शो कर रही है, हमारी करंट शो कर रही है, और ये हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो शो हो रहा है। तो हम ये कहते हैं कि हमारी जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट होती है। क्लियर है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके ओके सर, देखो जल्दी से कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ओके देखो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये, आपकी एनसीईआरटी का है न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखा, हमारे पास एक फॉर्मूला था क्या, हमने कहा आई इज इक्वल टू मेरे पास था क्यू अपॉन टी। फिर हमने कहा क्यू इज इक्वल टू मेरे पास एक और फॉर्मूला था क्या, एन ई। ये सब सारे आपके फॉर्मूले नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, ठीक है। अच्छा देखो, अब मान लो कि अगर हमारी कोई इलेक्ट्रॉन अगर मान लो मूव कर रही है किसी ऑर्बिटल में वो चक्कर लगा रही है, मूव कर रही है, ठीक है ना। तो उस केस में आप अगर आई अगर निकालना चाहते हो तो आपको आई का डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। क्या, आई इज इक्वल टू ई अपॉन टी। टी आपका यहाँ पे टाइम पीरियड है, टी इज इक्वल टू आप क्या कहते हो, टी इज इक्वल टू आप ये कहते हो ना, क्या कहते हो, 2 पाई आर अपॉन वी। भूल गए सब, क्लास 11th वाली बात है ये, टाइम पीरियड 2 पाई आर अपॉन वी, ठीक है, 2 पाई आर अपॉन वी। तो ई की जगह क्या रखोगे, क्यू ई, मतलब भाई ये जो है क्यू इज इक्वल टू मतलब ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन है जो भी है, ठीक है। तो ये आप रखोगे। तो बच्चे ये आपका क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या कह रहा है कि इन अ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस, ऑर्बिट की रेडियस दे दी गई है दैट इज आर। सो पहले जो आपको जो चीज़ें गिवन है आप वो सारी चीज़ें लिख लो। गिवन क्या है, रेडियस दे दिया गया है आर, कितना है 5 × 10⁻⁻⁻ का 11 मीटर, और विद द स्पीड ऑफ यानी कि वी दे दिया है कितना 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। क्या की स्पीड है, कह रहा है फाइंड करंट, आई आपको निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर और किसी ऑर्बिट में अगर मूव कर रहा है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, क्या, आई इज इक्वल टू ई अपॉन टी, है ना। तो एज वी नो आई इज इक्वल टू ई अपॉन टी। अब टी की हम वैल्यू क्या रखेंगे, तो टी की हम वैल्यू रखेंगे क्या, 2 पाई आर अपॉन वी, ठीक है। ये वी को ऊपर भेज दो तो कितना हो जाएगा, ई वी अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, वैल्यू रख दो। सो आई इज इक्वल टू ई आपको कितना रखना है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
टू इंटू पाई की वैल्यू रखोगे 3.14 इंटू आर की वैल्यू देखो कितनी दी गई है 5 इंटू 10⁻⁻11 और आप इसे अगर सॉल्व कर लोगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 1.12। ठीक है, ओके 1.12 इंटू 10⁻³ एम्पियर और इसी को हम कहते हैं मिली एम्पियर, दैट इज 1.12 मिली एम्पियर एम ए, मिली एम्पियर एम ए, दैट इज मिली एम्पियर। ठीक है ना, तो ये आपका फाइनल से आंसर हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट सा, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, I=E/T अगर हमारी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल के अराउंड चक्कर लगा रही है उस केस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो बच्चे, ये आप क्वेश्चन चलो करो, ये आया हुआ है आपका क्वेश्चन, तो 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कह रहा है करंट ऑफ 3.2 एम्पियर फॉलोइंग इन अ कंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग पर सेकंड। चलो जल्दी बताओ जल्दी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बच्चों वाले ये तो क्वेश्चन है यार। कर लिया कौन सा ऑप्शन, चलो देखो आपने कहा I=, चलो जो बच्चे कर लिए उसका ऑप्शन अगर ए है तो सही है, आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, जो बच्चे नहीं कर पाए देखो, क्या आपको I= दिया है 3.2 एम्पियर और ई की आपको वैल्यू पता होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, कौन नहीं जानता है। T= दिया है 1 सेकेंड है ना, पर सेकेंड कह रहा है तो 1 सेकेंड दे दिया है। तो एज वी नो I= क्या होता है Q/T, तो यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा I इंटू टी। आई कितना रखेंगे 3.2 इंटू टी कितना रखेंगे 1, दैट इज 3.2 कूलाम। तो आई क्यू आपने ये नहीं आपने ये क्यू निकाल लिया जी, आपने क्या निकाल लिया, आपने क्यू निकाल लिया। अब एज वी नो Q= क्या होता है, Q= होता है एन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, सो N= क्या हो जाएगा Q/E। क्यू की वैल्यू रखोगे कितनी 3.2 अपॉन ई की वैल्यू रखोगे कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो कितना हो जाएगा 16 2 दैट इज 2 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है वो है एनसीईआरटी। अब अपनी कॉपी में देखो, अपनी बुक में देखो आप, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14, आई रिपीट एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14, आई रिपीट, मतलब रोबोट सर आप बना दिए। देखो तो क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 3, बट एनसीईआरटी के हिसाब से
ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर है 14 है, दैट इज़ 3.14। ठीक है, देखो दिख रहा है आपको क्वेश्चन आपकी बुक में, है ना। क्या कह रहा है कि देखो हम बस क्वेश्चन को देख करके हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली जो गिवन है आप हम वो लिख रहे हैं ना। तो सबसे पहली चीज़ जो क्या दिया वो कह रहा है कि करंट दे दिया है, ओके, ये दे दिया है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, है ना। कूलाम पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर का है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो सिग्मा देखो गिवन है, सिग्मा कितना है मेरे पास 10⁻⁻⁹ कूलाम पर मीटर स्क्वायर, दैट इज इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं ना। और रेडियस ऑफ अर्थ दे दिया सबसे लास्ट में, देखो कितना है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर, और जो आई है वो भी दे दिया है कितना 1800 एम्पियर। तो ये कह रहा है कि न्यूट्रलाइज होने में, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द, मतलब जो वोल्टेज है, देखो ऐसा है ना कि जो सबसे अप टॉप लेयर पर हमारी जो वोल्टेज होती है वो लगभग 400 वोल्ट के आसपास होती है। ठीक है, सबसे जिसको हम जो है ना, जो हमारा आयनोस्फीयर होता है, तो जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं आते जाते हमारी ये जो वोल्टेज वो और कम होती जाती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वोल्टेज से कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। तो सिंपली हमसे ये पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है, उस करंट को न्यूट्रलाइज होने में। इस ये जो 1800 एम्पियर का जो करंट है, तो देखो हमें फाइनली चाहिए, हमें चाहिए टी चाहिए। तो टी इज इक्वल टू एज वी नो क्यू अपॉन क्या होता है, क्यू अपॉन आई होता है। तो हमें क्या क्यू पता है, नहीं पता है, कोई बात नहीं। तो क्यू अगर नहीं पता है, और देखो ये हम इस पूरे सरफेस को एज हम स्फीयर मान रहे हैं, क्योंकि ये पूरा ग्लोब, पूरे अर्थ के ग्लोब की बात कर रहा है, तो हम इसको एज स्फीयर मान रहे हैं। तो हमने कहा सर एज वी नो सिग्मा इज इक्वल टू, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, क्यू अपॉन एरिया, और ये हमारी क्यू क्या है, हमारी ये क्यू है टोटल चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से क्यू आप निकाल लो, क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है, अब एरिया की जगह हम देखो क्या लेंगे, सिग्मा की जगह तो हम इतनी वैल्यू रख लेंगे, क्या 10⁻⁻⁹। अब एरिया हम क्या लिया जाए, तो सर स्फीयर का एरिया क्या होता है, किसको पता है, 4πr²। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁹ इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू देखो कितनी दी गई है 6.37 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर करोगे ना। ठीक है, तो Q आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, Q आपको मिल जाएगा, आप ये डायरेक्टली वैल्यू लिख लो, आप सॉल्व करोगे 509.65 Q है, दैट इज कूलाम। आपने Q निकाल लिया। सो एज वी नो टाइम रिक्वायर्ड T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q अपॉन I। तो Q की वैल्यू कितनी है 509.65 अपॉन I कितना दिया है 1800 एम्पियर। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 283.13 सेकेंड। भाई सेकेंड में होता है ना, सेकेंड में इसको आप सॉल्व कर लोगे, यानी कि आप इसको 60 से अगर आप इसको डिवाइड कर लोगे तो आपको ये मिलेगा लगभग 4 मिनट, है ना, एंड 43 सेकेंड। कैसे करोगे, तो बड़ा ही आसान होता है। ठीक है, 283 और 0.13 ये आपका हो गया, और आप यहाँ पर 60 से जब आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो लगभग ये ओके, मान लो इसको हम कुछ ऐसे लिख देते हैं, यहाँ से एक जीरो हटाते हैं और पॉइंट को यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है ना, 6 चौका 24, ठीक है 24, क्या समझना मेरी। और ये आपका कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, अब देखो 4 के बाद यहाँ पे पॉइंट लग गया ना, तो याद रखना कि पॉइंट के बाद जैसे ही आपका 4 हो गया मिनट, अब पॉइंट के बाद जो भी आपकी चीज़ें आएंगी वो आपका होगा सेकेंड। ठीक है, तो चलो इसको देखो, आप आपको सॉल्व करके दिखाई देते हैं। तो ये कितना आया, पॉइंट यहाँ पर लगाओगे आप, यहाँ पर 3 को शो करोगे, 42, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, कितना आ जाएगा 1, कितना आप तोड़ दोगे 1 और कितने बार में आप ले जाओगे, ये आप ले जाओगे लगभग, अरे अच्छी कम है ना, एक ही बार में तो ले गए हैं 5, 3, 8। तो लगभग देखो ऐसे है 4.718 मिनट, ये पूरा का पूरा मिनट है। इसका मतलब क्या है कि 4 मिनट प्लस 0.718 मिनट। ठीक है, तो ये भी मिनट में है, हम इसको क्या कर लें, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको क्या किया, हमने इसको सेकेंड से
60 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया 4 मिनट। और ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, देखो कितना हो जाएगा, ये जीरो फिलहाल रहने दो, 8 48 8 6 कम 6 6 4 10 जीरो और 742 43, ठीक है, पॉइंट लगा दो, ये जीरो लगा दो, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो दैट इज़ 4 मिनट 43, हटा दो ना, ये इतना जाने दो, 4 मिनट 43 सेकेंड, ठीक है ना, ऐसे करते हैं, ध्यान रखना, ये आपका पूरा मिनट में है, दैट इज इतना मिनट प्लस पॉइंट इतने मिनट, ठीक है, तो हमने इतने मिनट को हमने क्या कर लिया, सेकेंड में चेंज कर लिया, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो हो गया। एक नेक्स्ट बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, देखो सर बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इफ 0.6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ वायर इन 50 मिनट, ठीक है, व्हाट आर, पहला क्या पूछा, द टोटल चार्ज दैट पासिस थ्रू वायर, दूसरी चीज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, तो क्या कह रहा है, द टोटल चार्ज, यानी कि आपसे क्यू पूछ रहा है, फर्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे, क्यू पूछ रहा है, ओके, तो देखो क्या दिया है 0.6 मोल, तो एज वी नो एवोगैड्रो नंबर के बारे में आपने पहले कभी सुना है, सर सुना है भूल गया, देखो क्या होता है कि 1 मोल, अगर हम कहते हैं कि भाई 1 मोल का मतलब क्या होता है कि 1 मोल में मतलब मेरे पास कितने, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो 1 मोल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये कहते हैं, एवोगैड्रो सर ने ये बताया कि 6.0 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अगर 1 मोल का मतलब अगर हम ये किसी इलेक्ट्रॉन के टर्म में अगर हम ले रहे हैं तो, है ना भाई, एवोगैड्रो नंबर। तो अब मेरे पास कितने मोल हैं, मेरे पास 0.6 मोल है, तो 0.6 मोल का मतलब कितना हो जाएगा, 0.6 इंटू 6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, सो कितना हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये जाएगा 3.6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, ये आपके टोटल क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 0.6 मोल में। अच्छा, तो आपको t इज इक्वल टू गिवन है, कितना गिवन है, 50 मिनट, और हमें पता है कि सर हम t को मिनट में नहीं लेते, हम इसको सेकंड में लेते हैं, तो हम क्या करेंगे 60 से क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो यह आपका आ जाएगा 60 सेकेंड, दैट इज 5 6 30, 3000 सेकेंड, तो 3000 सेकेंड हम इसमें 3000 सेकेंड तक हमारी जो है वो चार्ज, मतलब इतने हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो इतने सेकेंड तक फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या निकालना है, द चार्ज दैट पासिस थ्रू, द टोटल चार्ज दैट पासिस थ्रू द वायर, ठीक है, तो हमें टोटल चार्ज निकालना है, दैट इज हमें निकालना है क्यू, तो एज वी नो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है। अब देखो एन हमारा ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना है 6.3 इंटू 10⁻23 इंटू ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, आप इसे सॉल्व कर लोगे तो ये जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 5.76 इंटू 10⁻23 और 19, कितना हो जाएगा 4, ठीक है, क्या चार्ज है ना, तो कूलाम, ये आपका फर्स्ट आंसर होगा, समझ में आया, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था। देखो बी वाला क्वेश्चन कैसे निकालोगे, बी वाला आसान है, निकालोगे, क्या कह रहा है कि आई निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट दैट इज आई, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है, क्यू की वैल्यू आपने निकाल ली थोड़ी देर पहले 5.67 इंटू 10⁻4 अपॉन टी की वैल्यू देखो आपने कितनी रखी है 3000, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लोगे तो याद है आपका 19.2 एम्पियर, ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन था। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर वेरीज विद टाइम, ठीक है, चार्ज हमारी वेरी करी कैसे, Q इज इक्वल टू 2t माइनस 60 स्क्वायर प्लस 10t क्यूब, ये हमारी चार्ज दी गई, जहाँ पे हमारा t क्या है सेकेंड में और Q हमारी कूलाम में है। तो फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड फर्स्ट इनिशियल करंट, हमें I निकालना है। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे मैंने आपसे कहा था कि सर I इज इक्वल टू हमारा Q अपॉन टी भी होता है और I इज इक्वल टू हमारा डी क्यू अपॉन डी टी भी होता है, अगर हमारी चार्ज अगर वेरी कर रही है तो हम कितने, ये डी अपॉन डी टी का मतलब समझ रहे हो, डिफरेंशिएशन, मैंने आपको डिफरेंशिएशन का सिंपल सा रूल बताया, नहीं बताया तो आप समझ लो फिर से, बहुत आसान है। तो आपने कहा सर I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यू लगाते हैं, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी लगाते हैं। अब देखो I इज इक्वल टू डी क्यू, अब देखो डी अपॉन डी टी को ही हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, डी अपॉन डी टी का मतलब क्या है, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, क्यू का कर रहे हैं, तो डी देखो डी अपॉन डी टी इंटू क्यू, डी अपॉन डी टी इंटू क्यू, और क्यू की देखो वैल्यू कितनी आप रख दो 2t माइनस 60 स्क्वायर प्लस का 10t क्यूब, है ना, आई मेरी बात समझ में। अब देखो अब क्या होता है कि हम इन सभी का डिफरेंशिएशन करेंगे, जितने भी हमारे इंडिविजुअल हैं, 2t है, 60 स्क्वायर है, 10t की, सभी का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास d अपॉन डी टी और 2t माइनस d अपॉन डी टी और 60 स्क्वायर, फिर प्लस d अपॉन डी टी और 10t क्यूब।
अब मेरी बात यहाँ समझना, देखो अब जब भी अगर देखो आपके पास आप डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, जब भी अपॉन, देखो जिसके भी अपॉन में होता है कुछ भी होता है, जैसे टी है ना इसके अपॉन में, तो हम विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो जब विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो हम यहाँ पे टी का ही डिफरेंशिएशन करेंगे। हम यहाँ पर भी टी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, डी टी डी क्यू डी अपॉन डी टी, तो विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम टी क्यू का करेंगे। अब सर इसका क्या किया जाए, ये 2 का किया जाए 6 का क्या किया जाए, 10 का क्या किया जाए। तो जब भी किसी जिसके रिस्पेक्ट में हम अगर मान लो टी का कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में अगर हम टी का कर रहे हैं, तो अगर इसके पास अगर कोई एक कांस्टेंट वैल्यू, ये 2 हमारा कांस्टेंट है ना, तो हम क्या करते हैं, हम 2 को बाहर की तरफ ले जाते हैं। मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 डी टी टी, ठीक है, ये बाहर हो गया। 2 का हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम 6 का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि 6 हमारी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ ऐड होते हैं तो कांस्टेंट को हम भेज देते हैं बाहर, कि भैया जाओ थोड़ा बाहर वेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे 6 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, हम किसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, हम यहाँ पर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर 10 बाहर आ जाएगा, हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हम यहाँ पर टी क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बच्चे, याद है क्या, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास डी एक्स है, डी अपॉन डी एक्स का हो, डी डी एक्स को बात देखिए, और आप मान लो करना चाहते हो x के पावर n का डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, किसका, देखो x का डिफरेंशिएशन करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे सिमिलरली हम यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो होता है क्या है, मैंने आपको बताया था n x के पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है। आ रही मेरी बात समझ में। सिमिलरली मान लो आपने कहा नहीं सर मेरे पास तो टी है, आप टी के टर्म में बताइए, कोई बात नहीं, ले लेते हैं डी अपॉन डी टी, और टी के पावर एन, एन का मतलब समझ लो कोई हमारी पावर है, जैसे यहाँ पर टी की पावर कितनी है 1 है, यहाँ पर टी की पावर कितनी है 2 है, यहाँ पर टी की पावर मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे 1 है, एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है, एन की वैल्यू यहाँ पर 3 है, मेरी बात समझ रहे हो। तो हमने कहा सर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा एन टी के पावर n-1, कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे टी है तो हम यहाँ पे टी लेंगे, यहाँ पर एक्स होता है तो हम यहाँ पर एक्स लेते हैं। क्लियर है मेरी बात। तो हमने कहा सर 2 को वैसे ही छोड़ दिया जाए। अब देखो टी के पावर 1, तो देखो वैसे भी यार डी टी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, कट जा रहा है। फिर आप अगर ऐसे रूल से भी करोगे ना तो देखो क्या हो जाएगा, टी के पावर 1 दैट इज एन की वैल्यू आप कितनी रखोगे 1 इंटू एक्स, एक्स के देखो एन 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 रख दिया आपने, एन की जगह आपने कितना रख दिया 1 रख दिया, ओके। आपने फिर टी की जगह टी रखना है, फिर n-1, एन का मतलब कितना 1-1, तो 1-1 की वैल्यू कितनी 0, तो 1 इंटू टी के पावर 0, और किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1। तो आप जब डी अपॉन डी टी, जब टी का डी अपॉन डी टी के टी के रिस्पेक्ट में जब आप करोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, आपको मिलेगी 1। चलो ये इसकी कहानी खत्म हो गई। फिर से नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, आप यहाँ से समझो। आपने कहा सर मेरे पास 6 है, 6 का हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना है, सर मेरे पास यहाँ पर टी स्क्वायर है, फिर से समझना मेरी बात, यहाँ पर मेरे पास टी स्क्वायर है, ठीक है। देखो हमने कहा टी स्क्वायर जस्ट लाइक इसकी तरह टी के पावर n, फर्क क्या है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर n है, तो फॉर्मूला क्या होता है n का मतलब क्या रखना है 2 इंटू टी टी टी, ठीक है टी। उसके बाद फिर क्या होता है, ये कहाँ से उड़ रहा है, उसके बाद फिर देखो टी हमने रख दिया, फिर क्या होता है n की वैल्यू कितनी रखनी है 2-1, सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा 2 इंटू टी के पावर 2-1 दैट इज 1, दैट इज 2t। तो अगर आप टी स्क्वायर का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, अगर आप टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2t, तो क्या मिलेगा इंटू 2t, इसकी कहानी भी खत्म। प्लस अब इस पर आ जाते हैं, ये कहा सर मेरे पास यहाँ पर क्या है 10 है, तो 10 का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं। अब सर मैंने कहा मेरे पास यहाँ पर टी के पावर 3 है, तो टी के पावर 3 अब समझो कैसे करेंगे, टी के पावर 3 है ना, टी के पावर 3 तो जस्ट लाइक 3 जस्ट लाइक n, ठीक है 3 लाइक n, ठीक है। तो n क्या होता है n का मतलब कितना है 3 इंटू टी के जगह t रखेंगे इंटू n-1, 3-1 तो कितना हो जाएगा 3t के पावर 3-1 दैट इज 2, तो 3t स्क्वायर। तो अगर हम टी क्यूब का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3t स्क्वायर मिलेगा, तो इंटू 3t स्क्वायर, कहानी खत्म। कितनी हो गई 2 माइनस 12t प्लस ये कितना चाहिए आपका टी स्क्वायर है, ध्यान समझना आपका टी स्क्वायर है, ठीक है, कितना हो जाएगा 30 टी स्क्वायर। तो आपकी जो करंट है वो आपको ये मिले, यानी कि I इज इक्वल टू आपको इतना मिला। लेकिन कह रहा है नहीं कह रहा है इनिशियल करंट, तो ये बताओ इनिशियल में आप टाइम इज इक्वल टू क्या लोगे फॉर इनिशियल करंट, इनिशियल के लिए आप टाइम क्या लोगे फॉर इनिशियल करंट, कितना तेज पढ़ा रहे हैं सर आप तो, फॉर इनिशियल करंट तो टी इज इक्वल टू हम कितना लेंगे 0 लेंगे ना भाई, तो आ जाओ रख दो टी इज इक्वल टू 0 रख दो, तो कितना हो जाएगा 2 की जगह 2 रखो, माइनस 12 इंटू टी की जगह 0 रख देते हैं, प्लस 30 इंटू टी की जगह 0 रख देते हैं, तो कितना जाएगा आई इज इक्वल टू, ये सारा का सारा हो गया 0, ये मिला हमें मिल गया ना 2 एम्पियर। बहुत ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहे बच्चे, कोई बात नहीं आप स्लो कर सकते हैं, ठीक है। ओके फाइनली आपको आई मिल गया, आपको इनिशियल करंट मिल गया, ठीक है। आपकी जो इनिशियल करंट है वो कितनी है, आपने ये निकाल लिया कि आपकी इनिशियल करंट कितनी है। क्लियर है इतनी बात। अच्छा अब दूसरा देखो क्या कह रहा है कि टाइम आफ्टर विच द वैल्यू ऑफ करंट रीचेज द मैक्सिमम वैल्यू। तो अब आपका एक मैथ्स में आपका एक ये चैप्टर है ना, अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम अगर वैल्यू बोलता है तो उस केस में हम जो
करंट की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उस केस में हम डी आई हम ये कहेंगे कि फॉर, यहाँ से आप ये बात ध्यान रख लो, आप ये चीज़ मैथ में पढ़ोगे, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होता है, डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू होता है 0। ठीक है, तो अभी आपने आई की थोड़ी देर पहले वैल्यू निकाली है, ये वाली निकाली है ना, आई की वैल्यू रख दी जाए तो डी अपॉन डी टी, देखो डी अपॉन डी टी, इस आई को, इस आई ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 0। आ रही मेरी बात समझ में? अब देखो, अब इस आई की हम वैल्यू रखते हैं, आ रही मेरी बात समझ ना, तो आई की हम देखो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, क्या आई की वैल्यू देखो क्या है, 2 माइनस 12t प्लस 30t²। अब देखो सेम वही चीज़, अब सर यहाँ पर मेरे पास 2 है तो हम सबका करेंगे, इस 2 का भी करेंगे, आ रही मेरी बात समझ, इस 12t का भी करेंगे, इस 30t² का भी करेंगे। देखो यहाँ पर इस 2 के पास कोई भी t है क्या, यहाँ पर कोई भी t है क्या, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल है क्या, नहीं है, तो इस केस में हमारा जो कांस्टेंट है केवल कांस्टेंट है, तो आप जब केवल कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करते हो तो उस कांस्टेंट की वैल्यू हो जाती है 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 0, तो इस 2 का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 0। अब सर यहाँ पर आ जाते हैं, तो इसका हमें इस 2 का क्या मिल गया, इस 2 का हमें मिल गया 0 मिल गया, ठीक है, माइनस 12 का तो होगा नहीं, आपको करना है t, तो d अपॉन डी टी, आपने अभी थोड़ी देर पहले किया, d अपॉन डी टी, t का आपने डिफरेंशिएशन किया तो आपको कितना मिला था, आपको मिला था 1 इंटू 1 प्लस 30 इंटू टी स्क्वायर का करोगे, देखो टी स्क्वायर का करोगे तो कितना हो जाएगा, n t के पावर n माइनस 1 दैट इज 2t के पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2t, है ना, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू टी, तो यानी कि कितना हो जाएगा, देखो इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सो फाइनली आपको क्या मिला, ये मिला माइनस का 12 प्लस का 60, t इज इक्वल टू 0, सो t इज इक्वल टू 60t, ये 12 इधर आ जाएगा, तो 12 अपॉन 60 बार होता है 12×5 = 60, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यानी कि t इज इक्वल टू 1/5 सेकेंड। तो करंट की जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, है ना, वो 1/5 सेकेंड बाद आपको करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। जब 1/5 सेकेंड जब बीत जाएगा तो उस समय आपको करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? तो कैसा लगा ये वीडियो आपको आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। और आप अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो और अपने फ्रेंड्स को बता दो भाई देखो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चैप्टर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।